आप देख रहे हैं दुनिया भर की खबरें। आज है 23 जून 2026 और ये रही आज की सुर्खियां। यूरोप के आसमान में महाटकराव, नाटो के बेहद करीब पहुंचे रूस के न्यूक्लियर बॉम्बर्स, नॉर्वे ने उड़ाए फाइटर जेट्स। यूक्रेन रूस जंग में अब तीसरे मुल्क की एंट्री, रूस बोला बेलारूस पर हुआ हमला तो होगा तांडव। मिडिल ईस्ट से आई बेहद राजदार खबर, फ्रांस के डेलीगेशन और हमास की सियासी क़यादत के बीच हुई खुफिया मुलाकात। ग्रेटर इसराइल के प्लान पर भड़का रशिया, फ़लस्तीन के हक में कह दी बड़ी बात। गजा के रिफ्यूजी कैंप में इसराइली फौज की हैरान कर देने वाली करतूत, गलियों और घरों में बहा दिया कई टन सीमेंट। डील के बाद ईरान के पैसों पर अमेरिका और ईरान में छिड़ी रार, ट्रंप और जेडी वैंस के दावे को ईरान ने किया पूरी तरह खारिज और ईरान ने जारी किया मरहूम सुप्रीम लीडर अली खामनेई के जनाजे का पूरा प्रोग्राम। तेहरान में 3 दिन की छुट्टी का ऐलान। इन हेडलाइंस के अलावा भी हैं कई अहम खबरें। आज़ाद बोल इंडिया में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आदिल खान आज़ाद और ये है स्पेशल प्राइम टाइम शो दुनिया भर की खबरें। तो चलिए शुरू करते हैं तफसील से खबरों का ये सिलसिला। दोस्तों, यूरोप के आसमान में एक बार फिर रूस और नाटो आमने सामने आ गए। 23 जून को रूस ने अपने सबसे ताकतवर न्यूक्लियर कैपेबल स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स को नाटो के बेहद करीब भेज दिया, जिसके बाद नॉर्वे को अपने फाइटर जेट्स रूस के न्यूक्लियर बॉम्बर जहाज़ों के खिलाफ उतारने पड़े या उड़ाने पड़े। रूस की डिफेंस मिनिस्ट्री के मुताबिक उसके Tu-160 स्ट्रेटेजिक बॉम्बर्स ने बैरेंट्स सी और नॉर्वेजियन सी के ऊपर करीब 16 घंटे तक उड़ान भरी और इस दौरान रिफ्यूलिंग भी की। इन बॉम्बर्स की हिफाजत के लिए रूस के MiG-31 फाइटर जेट्स भी साथ में उड़ रहे थे, यानी हमला रोकने की भी पूरी जो है वो प्लानिंग लेकर चल रहे थे। रिपोर्ट के मुताबिक जैसे ही रूसी बॉम्बर्स नाटो के करीब पहुंचे या नाटो की सरहद के करीब पहुंचे, वैसे ही नॉर्वे ने अपने F-35 फाइटर जेट्स भेजकर उन्हें इंटरसेप्ट किया। दोनों तरफ के लड़ाकू जहाज, फाइटर प्लेन्स कुछ देर तक एक दूसरे के बेहद करीब उड़ते रहे। दोस्तों, ये पूरा डेवलपमेंट ऐसे वक्त पर हुआ जब रूस और नाटो के दरमियान टेंशन पहले से काफ़ी बढ़ी हुई है। ऐसे में रूस के सबसे ताकतवर न्यूक्लियर बॉम्बर्स का नाटो की सरहदों के करीब पहुंचना ये साफ दिखाता है कि दोनों तरफ से पावर शो का सिलसिला तेज़ हो गया है। ये एक बड़े टकराव के इम्कान है। अगली खबर दोस्तों, रूस के खिलाफ यूक्रेन ने एक और बड़ा हमला किया है। 23 जून को यूक्रेन ने क्रीमिया में रूस के मिलिट्री नेटवर्क पर एक साथ कई जगह हमले किए और यूक्रेन ने दावा किया कि 60 से ज़्यादा रूसी मिलिट्री ठिकानों को उसने निशाना बनाया है। इस रिपोर्ट के मुताबिक यूक्रेन ने नॉर्थ क्रीमियन कैनाल पर बने एक अहम रेलवे ब्रिज, ईंधन यानी फ्यूल के ठिकानों और क्रीमिया में मौजूद कई मिलिट्री इंस्टॉलेशंस पर हमला किया। यूक्रेन का दावा है कि इन हमलों का मकसद रूस की मिलिट्री सप्लाई और लॉजिस्टिक्स को बड़ा झटका देना है। यूक्रेनी अफसरों के मुताबिक 23 जून की रात किए गए इस ऑपरेशन में मीडियम रेंज ड्रोन इस्तेमाल किए गए, जो 30 से 200 किलोमीटर तक मौजूद टारगेट पर हमला करने की सलाहियत रखते हैं। यूक्रेन का दावा है कि इस ऑपरेशन में क्रीमिया और दूसरे कब्जे वाले इलाकों में मौजूद रूस के 60 से ज़्यादा मिलिट्री टारगेट्स को निशाना बनाया गया। यानी जंग के मैदान में अब यूक्रेन लगातार रूस की सप्लाई लाइन और मिलिट्री ढांचे को कमज़ोर करने की कोशिश कर रहा है। दोस्तों, रूस और यूक्रेन की जंग अब बेलारूस तक फैलने का खतरा पैदा करती दिखाई दे रही है। 23 जून को रूस ने साफ साफ कह दिया कि अगर यूक्रेन ने बेलारूस पर हमला किया तो रूस अपने सिक्योरिटी समझौते के तहत सीधे दखल देगा। लेकिन ये नौबत आई क्यों, बताता हूँ। 23 जून को रूस के फॉरेन मिनिस्टर सर्गेई लावरोव ने कहा कि अगर यूक्रेन बेलारूस की सरजमी पर हमला करता है तो रूस बेलारूस को दिए गए अपने सिक्योरिटी वादों पर अमल करेगा और फौरन इसका जवाब देगा। लावरोव ने यूक्रेन के प्रेसिडेंट व्लादिमीर ज़ेलेंस्की पर भी सख्त हमला बोला। उन्होंने ज़ेलेंस्की को फ्यूरर कहते हुए इल्ज़ाम लगाया कि वो बेलारूस को धमकाने की कोशिश कर रहा है। फ्यूरर आप जर्मनी में तलाशिए। दरअसल 19 जून को ज़ेलेंस्की ने बेलारूस के लीडर अलेक्जेंडर लुकाशेंको को वार्निंग दी थी कि अगर एक हफ्ते के अंदर रूस के ड्रोन हमलों में इस्तेमाल होने वाले बेलारूस के इक्विपमेंट्स नहीं हटाए गए तो यूक्रेन खुद बेलारूस पर कार्रवाई करेगा। यानी अब रूस ने भी साफ कर दिया है कि अगर यूक्रेन ने बेलारूस के खिलाफ कोई मिलिट्री कदम उठाया तो मामला सिर्फ बेलारूस तक महदूद नहीं रहेगा, बल्कि रूस भी सीधे मैदान में दूसरी तरह से उतर सकता है। पहली तरह से तो वो यूक्रेन के खिलाफ जंग लड़ ही रहा है। फ़लस्तीनी रेजिस्टेंस मूवमेंट को लेकर
एक बड़ी खबर आई है। हमास और फ्रांस के बीच एक बेहद खुफिया मुलाकात की खबर सामने आई है। बावजूद खुफिया होने के यह अखबारों में छप गई है। 23 जून को आई एक रिपोर्ट में यह दावा किया गया कि हमास की सियासी लीडरशिप ने फ्रांस के एक डेलीगेशन के साथ बेहद राजदारी में बातचीत की है। इस रिपोर्ट के मुताबिक इस मुलाकात में फ्रांस के मौजूदा और साबिक डिप्लोमेट्स के अलावा पार्लियामेंट के कुछ मेंबर भी शामिल थे जो हुकूमत और अपोजिशन दोनों से जुड़े बताए जा रहे हैं। इस रिपोर्ट में दावा किया गया है कि इस बातचीत के दौरान 1967 की सरहदों की बुनियाद पर हल निकालने जैसे मसलों पर भी बात हुई। हालांकि इस मुलाकात की जगह का खुलासा नहीं किया गया है। 3 फ़लस्तीनी सोर्स के हवाले से अखबार ने यह कहा है कि यह मुलाकात मिडिल ईस्ट के किसी मुल्क में हुई और इसे बेहद खुफिया रखा गया। 2 सोर्स ने तो यहाँ तक कहा कि मुलाकात इतनी राजदारी में हुई कि इसकी जगह तक किसी को नहीं बताई गई। दोस्तों, फ़लस्तीन के मसले पर रूस ने एक बार फिर इसराइल को लेकर सख्त बात कही है और फ़लस्तीन के हक़ में जो कहा है वो आप सुने। 23 जून को रूस के फॉरेन मिनिस्टर सरगेई लावरोव ने कहा कि फ़लस्तीनी मसले को आज तक हल न कर पाना पूरी दुनिया के लिए शर्म की बात है। ईरान की फार्स न्यूज़ एजेंसी की इस खबर के मुताबिक सरगेई लावरोव ने कहा कि बेंजामिन नेतन्याहू कई बार ग्रेटर इसराइल की बात कर चुका है। अगर ये प्लान आगे बढ़ा तो एक आज़ाद, एकजुट और आपस में जुड़े हुए फ़लस्तीनी मुल्क का बनना लगभग नामुमकिन हो जाएगा। सरगेई लावरोव ने कहा कि जिस तरह हालात आगे बढ़ रहे हैं उससे 2 रियासती हल की गुंजाइश लगातार कम होती जा रही है। रूस को लग रहा है कि फ़लस्तीन जिस तरीके से मामले चल रहे हैं, फ़लस्तीन आज़ाद नहीं हो पाएगा। यानी रूस का कहना है कि अगर ग्रेटर इसराइल का प्लान आगे बढ़ता रहा तो फ़लस्तीन का मसला और ज़्यादा उलझेगा और उसका सियासी हल निकालना पहले से कहीं ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा। बढ़ते आगे बात गज़ा की। गज़ा के अल बुरैज रिफ्यूजी कैंप से एक और हैरान कर देने वाली तस्वीर सामने आई है। इस रिपोर्ट के मुताबिक इस्राएली फ़ौज ने कैंप के अंदर बड़ी तादाद में सीमेंट बहा दिया, जिससे सड़कें सीमेंट से भर गईं और कई फ़लस्तीनी घरों तक सीमेंट पहुंच गया। लोकल रिपोर्ट्स के मुताबिक इस कार्रवाई की वजह से लोगों के घरों और गलियों में आवाजाही मुश्किल हो गई, आना जाना मुश्किल हो गया। कई इलाकों में सीमेंट की मोटी परत जम गई, जिससे लोगों को अपने घरों से निकालने में भी परेशानी का सामना करना पड़ा। फिलहाल इसराइल की तरफ से इस कार्रवाई को लेकर कोई बयान सामने नहीं आया है। बताया नहीं गया है कि सीमेंट क्यों बहाया गया उन गलियों में, उन घरों की तरफ जो पहले से उजड़े हुए हैं। बढ़ते हैं आगे। दोस्तों, ईरान और अमेरिका के बीच हुए समझौते को लेकर अब एक नया टकराव सामने आ गया है। 23 जून को ईरान ने डोनाल्ड ट्रंप और जेडी वैंस के उस दावे को साफ तौर पर नामंजूर कर दिया जिसमें यह कहा गया था कि रिलीज़ होने वाली ईरानी फंड या रकम, उससे ईरान का निज़ाम अमेरिका में बना हुआ सामान खरीद सकेगा या ख़रीदेगा। दोस्तों, अब ईरान के जिनेवा में मौजूद यूएन एम्बेसडर अली बहरीनी ने कहा है कि अमेरिका की पाबंदियों से आज़ाद होने वाली रकम पर सिर्फ़ और सिर्फ ईरान का हक़ होगा। उस पैसे का इस्तेमाल कहाँ और कैसे होगा इसका फ़ैसला भी सिर्फ ईरान ही करेगा, अमेरिका नहीं। बहरीनी ने साफ कहा कि किसी दूसरे मुल्क का ईरान के फंड पर असर होने का दावा पूरी तरह से गलत है और उसे पूरी तरह नामंजूर किया जाता है। दोस्तों, इससे एक दिन पहले अमेरिका के वाइस प्रेसिडेंट जेडी वेंस ने दावा किया था कि रिलीज़ होने वाले ईरान के करीब $12 बिलियन के फंड पर अमेरिका और कतर की निगरानी रहेगी और उस रकम का इस्तेमाल अमेरिका से मक्का, सोयाबीन और गेहूं खरीदने में किया जा सकता है। यानी अब समझौते के बाद भी दोनों मुल्कों के दावे एक दूसरे के बरक्स हैं, एक दूसरे से बिल्कुल अलग हैं, मुख्तलिफ हैं। अमेरिका कह रहा है कि फ़ंड के इस्तेमाल पर उसकी भी शर्तें होंगी, जबकि ईरान साफ कह रहा है कि अपनी रकम पर फैसला सिर्फ ईरान करेगा, कोई दूसरा नहीं। एक और खबर दोस्तों, स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ को लेकर ईरान ने एक और बड़ा ऐलान कर दिया है। 23 जून को ईरान ने कहा कि अब स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज़ में किसी भी टकराव या गलतफहमी से बचने के लिए अमेरिका और दूसरे मुल्कों के साथ ईरान की तरफ से एक सीधा हॉटलाइन सिस्टम बनाया जाएगा। ईरान की तरफ से बातचीत की कमान संभाल रहे मोहम्मद बाकिर गालिबाफ ने यह कहा है कि इस हॉटलाइन का मकसद हॉर्मुज़ स्ट्रेट से गुजरने वाले जहाज़ों से जुड़े किसी भी मसले का फ़ौरन सुलझाव या उस मसले को फ़ौरन सुलझाना और गलतफहमी को बढ़ने से रोकना होगा। गालिबाफ ने एक बार फिर दोहराया कि अब हॉर्मुज़ स्ट्रेट पहले जैसा नहीं रहेगा। उन्होंने कहा कि अब इस अहम समुद्री रास्ते का इंतज़ाम ईरान के बनाए हुए निज़ाम के तहत होगा और जंग से पहले वाली सूरत
दोबारा वापस कभी नहीं आएगी, फ्री नहीं रहेगा। यानी एक तरफ ईरान अमेरिका के साथ सीधा कम्युनिकेशन चैनल बना रहा है, वहीं दूसरी तरफ ये भी साफ कह रहा है कि हॉर्मुज़ स्ट्रेट पर अब उसकी पकड़ पहले से ज़्यादा मजबूत रहेगी। दोस्तों, ईरान ने मरहूम रहबरे इनकलाब अली खामनेई के जनाजे का पूरा शेड्यूल, पूरा प्रोग्राम जारी कर दिया है। 23 जून को आई रिपोर्ट के मुताबिक तेहरान में 3 दिन की छुट्टी का ऐलान कर दिया गया है ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोग जनाजे में शामिल हो सकें। रिपोर्ट के मुताबिक जनाजे की रस्में 4 जुलाई से तेहरान में शुरू होंगी और 6 जुलाई तक जारी रहेंगी। इसके बाद 7 जुलाई को ईरान के कुम शहर में भी उन्हें खिराज अकीदत पेश किया जाएगा। बताया गया है कि 9 जुलाई को आयतुल्लाह अली खामनेई को उनके आबाई शहर मशहद में सुपुर्द खाक कर दिया जाएगा। ईरानी हुकूमत का कहना है कि तेहरान में होने वाले जनाजे की रस्मों में करीब 2 करोड़ लोगों के शामिल होने की उम्मीद है। रिपोर्ट के मुताबिक जनाजा पहले मार्च में होने वाला था, लेकिन जंग की वजह से उसे टाल दिया गया था। अब हालात में बदलाव के बाद ईरान ने आखिरकार अली खामनेई के जनाजे की नई तारीखों का ऐलान कर दिया है। दोस्तों, लेबनान ने एक बार फिर इसराइल के सामने झुकने से इनकार कर दिया है। 23 जून को लेबनान के प्रेसिडेंट जोसेफ आउन ने साफ कहा कि लेबनान अपनी सरजमी पर इसराइल का कब्जा कभी बर्दाश्त नहीं करेगा और किसी दूसरे मुल्क की दखलंदाजी भी मंजूर नहीं करेगा। जोसेफ आउन का ये बयान ऐसे वक्त पर आया है जब वाशिंगटन में इसराइल और लेबनान के बीच बातचीत का 5वां दौर शुरू हुआ है। जोसेफ आउन ने कहा है कि लेबनान किसी भी सूरत में जनूबी लेबनान पर इसराइल का कब्जा मंजूर नहीं करेगा। उन्होंने ये भी कहा कि लेबनान का रास्ता सिर्फ उसकी अपनी हाकमियत है और वही उसके लिए सबसे बड़ा सहारा है। दोस्तों, जोसेफ आउन ने अपने बयान में किसी मुल्क का नाम नहीं लिया, लेकिन माना जा रहा है कि उनका इशारा ईरान की तरफ भी था। उन्होंने एक साथ इसराइल के कब्जे और बाहरी दखल अंदाजी दोनों को नामंजूर कर दिया। अब निगाहें वाशिंगटन में चल रही बातचीत पर हैं, जहां ये तय हो सकता है कि लेबनान के मोर्चे पर हालात वाकई बदलेंगे या टकराव का सिलसिला आगे भी जारी रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया। सलामत रहिए, खुश रहिए।